नेक्स्ट है ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एवरी फाइनाइट डिमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज़ एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, कि कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस जिसका डायमेंशन फाइनाइट होगा उसके पास में एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जरूर एग्जिस्ट करेगा। प्रूफ करते हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि V एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है जिसका डायमेंशन n है। डायमेंशन n होने का मतलब V के बेसिस के अंदर n एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेट S बी ए बेसिस ऑफ V, और इस बेसिस के अंदर हमने n एलिमेंट्स ले रखे। अब हम इस वेक्टर स्पेस या इनर प्रोडक्ट स्पेस V का ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कंस्ट्रक्ट करेंगे। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होने का मतलब एक ऐसा बेसिस कंस्ट्रक्ट करेंगे जो ऑर्थोनॉर्मल हो, मीन जो ऑर्थोनॉर्मल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। अब एक ये भी रिजल्ट होता है कि कोई भी वेक्टर स्पेस के अगर एक से ज़्यादा बेसिस एग्जिस्ट करते हैं तो उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। एक बेसिस तो हमें पता ही है एस है, इसमें n एलिमेंट्स हैं, तो इसका जो हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें भी n एलिमेंट्स ही होंगे। अब है कि एस वी का बेसिस दे रखा है तो एस लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि अगर एस बेसिस है वी का तो बेसिस के सभी एलिमेंट्स वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो हम कह सकते हैं अगर कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो उसके सारे के सारे जो वेक्टर्स होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं, तो यूआई भी नॉन जीरो हो जाएंगे। अब ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम एक ऑर्थोगोनल सेट बनाएंगे। ऑर्थोगोनल सेट क्या होता था? एक ऐसा सेट जिसकी एलिमेंट्स की एक दूसरे के साथ में इनर प्रोडक्ट है वो जीरो होती थी, पर वो एलिमेंट्स भी डिफरेंट होने चाहिए और एलिमेंट्स भी नॉन जीरो होने चाहिए। V1 हम डिफाइन कर देते हैं U1 की इक्वल, U1 नॉन जीरो है तो V1 भी नॉन जीरो हो जाएगा। V2 डिफाइन करते हैं U2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 विद U1 इंटू में इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 इंटू में V1, इसमें सॉरी V2 इज इक्वल टू U2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 विद U1 इंटू में V1 अपॉन में नॉर्म ऑफ V1 का स्क्वायर। अब हमें देखना है कि क्या V2 जीरो है। एज्यूम करके चलते कि V2 जीरो के इक्वल है। V2 अगर जीरो के इक्वल हुआ तो ये पूरी वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ से U2 आ जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 विद U1 V1 इंटू में V1 अपॉन में V1 के नॉर्म का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि किसी भी दो वेक्टर्स का जो इनर प्रोडक्ट है वो एक स्केलर वैल्यू होती है और नॉर्म भी एक स्केलर होता है, तो टोटल एक स्केलर हो गई। तो हम U2 को V1 के स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं और V1 इक्वल है U1 के, मीन U2 को हम स्केलर मल्टीपल ऑफ U1 लिख सकते हैं। वी नो दैट इफ we can express any two vectors in scalar multiple of each other then the two vectors are linearly dependent। कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स को हम एक दूसरे के मल्टीपल में लिख सकें या किसी एक वेक्टर को दूसरे के मल्टीपल में लिख सकें तो वो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ से U1 के स्केलर मल्टीपल में हमने U2 को लिख दिया तो ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। जैसे और यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, क्यों? क्योंकि U1 U2 एक सेट ऐसा है जो बेसिस हमें S गिवन है उसका सबसेट है और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का जो सबसेट हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, तो इसका मतलब ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, बट हम तो लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने V2 को जीरो लिया, मीन V2 क्या होगा? नॉन जीरो होगा। अब इस V2 की हम V1 के साथ में इनर प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं। V2 की वैल्यू पुट कर देंगे और V1, तो U2 के पहले V1 के साथ इनर प्रोडक्ट माइनस इस सेकंड वैल्यू की V1 के साथ में इनर प्रोडक्ट करेंगे, तो स्केलर वैल्यू है बाहर आ जाएगी, तो V1 की V1 के साथ इनर प्रोडक्ट रह जाएगी। ये नॉर्म ऑफ V1 का स्क्वायर हो गया, कैंसल आउट होके ये दोनों वैल्यूज रह जाएंगी और इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। मीन V2 की V1 के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो आ गई, तो हम कह सकते हैं कि V2 है वो V1 के ऑर्थोगोनल है। मीन ये जो V1 V2 का जो सेट है वो ऑर्थोगोनल सेट हो गया। अब हम V3 डिफाइन करते हैं। V3 को डिफाइन करेंगे U3 माइनस U3 की इनर प्रोडक्ट विद V1 इंटू में V1 अपॉन में V1 के नॉर्म का स्क्वायर माइनस U3 की इनर प्रोडक्ट विद V2 इंटू में V2 अपॉन में नॉर्म ऑफ V2 का स्क्वायर। सिमिलरली जैसे हमने प्रूव किया था कि V2 नॉन जीरो होगा, वैसे V3 को नॉन जीरो प्रूव करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर V3 को हम जीरो लेके चलेंगे तो हमें U1 U2 U3 जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट मिलेगा, पर ये सेट तो S का एक सबसेट है और S सबसेट क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगी। इसका मतलब V3 जीरो नहीं हो सकता। अब V3 की V1 के साथ में इनर प्रोडक्ट लेते हैं। V3 की वैल्यू पुट कर देंगे इनर प्रोडक्ट विद V1, तो
u3 की v1 के साथ इनर प्रोडक्ट माइनस ये स्केलर वैल्यू है, ये बाहर आ जाएगी, v1 की v1 के साथ में इनर प्रोडक्ट माइनस ये भी स्केलर वैल्यू है, बाहर आ जाएगी, तो बचेगी v2 की v1 के साथ इनर प्रोडक्ट। ये एज इट इज़ v1 की v1 के साथ इनर प्रोडक्ट नॉर्म ऑफ v1 का स्क्वायर हो जाएगा, कैंसल आउट होके u3 की u1 के साथ इनर प्रोडक्ट रह जाएगी। और हमने पीछे प्रूव किया है कि v2 की v1 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, ये दोनों कैंसल आउट होके 0 आ जाएगी। तो यहाँ से पता चल गया कि v3 की v2 के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 है और ये दोनों अलग अलग थे। तो इन जनरल हम क्या देखेंगे कि जब भी हम vi की vj के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे वो हमेशा ही 0 आएगी, जहाँ i और j क्या होंगे, नॉट इक्वल, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो हमें आई और जे की वैल्यू वेरी करवानी 1 2 3 अप टू n तक कंसीडर करके चलनी है। तो हमें क्या मिल जाएंगे, कुछ वेक्टर्स मिल जाएंगे v1 v2 vn, और इसका एक सेट बना लेंगे और इनकी एक दूसरे के साथ में जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 आएगी, विद द कंडीशन दैट बोथ आर नॉट इक्वल, मतलब दो वेक्टर्स इक्वल नहीं होने चाहिए, तो ये ऑर्थोगोनल सेट हो जाएगा। अब ऑर्थोगोनल सेट से हम ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाएंगे। उसके लिए हम इन वेक्टर्स की टर्म में wi डिफाइन कर देते हैं। एक हमने बेसल्स इनइक्वालिटी की कोरोलरी नंबर 2 की थी, उसके अंदर हमने ऑर्थोगोनल सेट दिया हुआ था और हमने उससे ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाया था। इसमें हमने ui को पुट किया था अल्फा ई अपॉन में अल्फा ई का नॉर्म, वैसे ये कुछ है। wi को हम पुट कर देंगे vi अपॉन में नॉर्म ऑफ vi, जहाँ i की वैल्यू वेरी करती है 1 2 अप टू n। अब प्रूव करेंगे जो सेट है वो क्या होगा, ऑर्थोनॉर्मल, मतलब wi की wj के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होगी अगर i और j इक्वल हैं, और wi की wj के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगी अगर i और j इक्वल नहीं है। पहले i और j इक्वल लेते हैं, wi की wj के साथ इनर प्रोडक्ट, जब i और j इक्वल हो तो wj की जगह wi रख सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये जो स्केलर्स हैं ये हम बाहर ले लेंगे, पहले वेक्टर से ये स्केलर आ जाएगा, सेकंड वेक्टर से ये स्केलर बाहर आ जाएगा, तो दोनों की स्क्वायर हो जाएगी, अंदर बच जाएगा vi की vi के साथ इनर प्रोडक्ट जो कि नॉर्म ऑफ vi का स्क्वायर होता है, कैंसिल आउट होके 1। तो यहाँ पे देखते हैं i की वैल्यू जो 1 2 से लेके n तक वेरी करेगी, तो सेम की सेम के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो 1 आ रही है। अब दोनों इक्वल नहीं लेते, मान लेते हैं i और j इक्वल नहीं है, तो wi की wj के साथ जब इनर प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो हमारे पास इनर प्रोडक्ट बचेगी vi की vj के साथ में। और हमने पीछे किया है कि जब भी i और j इक्वल ना हो तो vi की vj के साथ जो इनर प्रोडक्ट vi की vj के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है तो टोटल 0 आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि wi की wj के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो 1 आएगी अगर i और j इक्वल है, और i और j इक्वल नहीं है तो दोनों की इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है। तो हम कह सकते हैं w1 w2 wn एक ऑर्थोनॉर्मल सेट बना है। अब ऑर्थोनॉर्मल सेट है वो हम देखते हैं कि क्या बेसिस भी बनेगा। बेसिस के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और सेकंड कि इस V के हर एक एलिमेंट को हम इस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकें। अब कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट है, हमने एक थ्योरम की थी कि एवरी ऑर्थोनॉर्मल सेट इन इनर प्रोडक्ट स्पेस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है और V इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा उस थ्योरम से। और V का डायमेंशन n है और इसके अंदर भी n ही एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब एक सेकंड चैप्टर में थ्योरम आती है कि अगर V का डायमेंशन n है, कोई वेक्टर स्पेस का डायमेंशन n है और उस n ही उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल जाते हैं, तो ये जो सेट है वो उसके अंदर जो लीनियर कॉम्बिनेशन वाली जो प्रॉपर्टी वो अपने आप होल्ड हो जाती है और ये सेट एक बेसिस फॉर्म कर देता है। तो यहाँ से ये बेसिस भी हो जाएगा और ऑर्थोनॉर्मल भी है, तो हम कह सकते हैं w1 w2 wn ये है वो V का ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना रहा है, और ये थ्योरम प्रूव होगी।